अपने क्रांतिकारी विचार रखें। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। सुन लो, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा क्योंकि उड़ने का समय निर्धारित है। यहां से ढिकोली जाना है और फिर वहां से आगरा, वरना कल के मेरे कार्यक्रम संभव नहीं हो पाएंगे। कल मेरा आगरा से खैर, फिर सिंबावली, कई जगह कार्यक्रम, तो मैं बहुत कम समय में अपनी बात कह दूंगा। ये मेरा अपना गांव है और ये मान लो आज तो एक तरह से अंतिम ही प्रचार, कल का एक दिन बच रहा है। मैं आखिर में ही आपके पास आया हूं, सब जगह घूम घाम के, और जैसे घूम घाम के घर कोई लौटता है, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। बहुत विश्वास के साथ हम लोग आज आपके बीच आए हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते। चौई साहब के समय के बहुत लोग यहां मौजूद हैं और उस समय जो जुनून था लोगों के अंदर, जिस तरह गांव के सभी जाति के लोग, महिलाएं, सब लोग कूद कूद के जो है चौई साहब के चुनाव प्रचार में गीत सुनाते सुनाते उनके आप जुटते थे, वही माहौल सहारनपुर तो में गया नहीं, वो अगले चरण में है, लेकिन मुजफ्फरनगर से आगरा तक वही समीकरण, वही माहौल और वही उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों के ऊपर है, हम लोग बैठ के परिवार में फैसला लें। अगर हम लोग, परिवार के लोग, इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस बार हमें और कोई कमजोरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कसर मत छोड़िए, कोई कसर मत छोड़िए। जो गांव में कोई रूठे लोग हों, और 5 साल में आप उनसे पूछिए बैठा के प्यार से, पर तुमने 5 साल पहले कुछ सोच के वोट की होगी, हम नहीं कहते, तुमने की। हमारे यहां भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने दी होगी। मैं चुनाव हार गया, ठीक है, आधा घंटा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी है सो है, आगे बढ़ो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और चौधरी अजीत सिंह जी की वो मुस्कुराहट होती थी जो हम सबको प्रेरणा देती थी कि ठोकर लगी कोई बात नहीं, फिर उठो, बढ़े चलो। तो लोगों को अगर आप जा जाके घर घर मनाओगे, जैसे प्रधानी के चुनाव में आप कर लेते हो, जो चुनाव लड़ता है प्रधानी में, वो सभी मोहल्ले में, सभी गली में, घर घर, डोर टू डोर करता है। इस बार हम बड़ी सभा तो कर ही नहीं पा रहे, कुछ सोच समझ के हम पे जो प्रतिबंध लगाए गए होंगे। आज बिजनौर में कुछ छूट सी दी, लगा कि शायद खुल जाए कार्यक्रम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग रहा था और वहां उन्होंने, धूप निकल रही थी लेकिन उन्हें लग रहा हमारा मौसम बिगड़ गया, तो उन्होंने वो प्रोग्राम भी रद्द कर दिया। पहले चरण में कहीं आए नहीं वो, और उनको तो बहुत शौक है, मुझे तो लग रहा है उनको तो नींद नहीं आ रही होगी, सोते सोते बड़बड़ा रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन मौका नहीं मिला। या समझदार है, वो जानते हैं कि यहां जो है बाजी पलट गई, यहां मौका जगह नहीं देने वाले लोग। उसी बिजनौर में 5 साल पहले वो गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, कि गन्ने पे किसानों को भाव नहीं मिलता और किसानों के हित और विकास के लिए एक नया कोष बनाएंगे चौधरी चरण सिंह के नाम से। और 5 साल में वो कोष तो जमीन पर छोड़ो, कागज पे भी नहीं बन पाया। आज हालात ये हैं कि जो चीज कागज पे है उनकी आधारशिला भी नहीं रखी गई और उनके उद्घाटन हो रहे हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के विश्वविद्यालय अब 2.5-3 साल हो गए बोलते बोलते बोलते, कुछ एक ईंट भी नहीं है, वहां जमीन भी एक्वायर नहीं हो रखी, और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर गए, सीएम योगी जी उसका उद्घाटन करके चले गए। मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, बिल्डिंग खड़ी नहीं है और उसका जो है फीता काटा जा रहा है। जेवर में एयरपोर्ट, अभी भी किसानों को पूरा मुआवजा भी नहीं मिला, उनके विस्थापन के लिए
जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए, और आपने देखा कितना भव्य कार्यक्रम था, और बीजिंग के, चाइना के एयरपोर्ट की तस्वीर लगा के पूरे जो अखबारों को पाट दिया। देश भर में होर्डिंग लगी हैं कि योगी जी के 5 साल में इतना विकास हुआ जो कभी नहीं हुआ। और लेकिन ये विकास है कौन और है कहां, मुझे तो नहीं मिल रहा। मैं तो कोई विकास नाम का बंदा मिल जाता, आदमी मिल जाता, उसे बैठाता हूं अपने पास, उसी से पूछता हूं तू कहां था। जमीनी तौर पे काम नहीं हो पाए। 5 साल सबसे, उत्तर प्रदेश ने उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली आपसे वसूली है। वसूली है कि नहीं? कितनों के तो कनेक्शन काट दिए, कितनों पे मुकदमे दर्ज किए किसानों पे। अगर सरकार को किसान से 10,000 रुपए भी लेने होते हैं तो तरीका ढूंढ लेते हैं। जलालत भी सहन करनी पड़ती है किसान को, जो किसी तरह से आप इन चीजों को सहन कर रहे हो। लेकिन जब बारी आपकी आती है, 1.5 साल 2-2 साल तक पेमेंट आपको नहीं दिया गया। और यही सरकार जो कह रही थी कि 14 दिन में भुगतान करेंगे और किसान को ब्याज का हक दिलाएंगे। बताओ 14 दिन में कोई किसान है जिसको पेमेंट मिल गया हो समय पर? यहां भी 300 करोड़ बकाया जी। और अब तो 2022 शुरू हो चुकी, अब तो आपकी आय भी दुगनी हो गई। सब गरीबों को मकान मिल गए। वो योगी जी के दूत हैं, उनसे भी परेशान हो आप। अब दिक्कत यह है, और जगह तो मैं योगी कहता हूं, यहां आके योगी जी के नाम लेके मुझे कुछ अटपटा सा लगता है पतले में। वो चौधरी साहब के बहुत प्रिय थे। सच पूछो, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। इन बातों को हमें हल निकालना है तो आपको ताकत देनी होगी। हम लोग तो जिस लायक हैं हम कर ही रहे हैं। हमारा एक विधायक था, वो भी गया भाग, नहीं रुका, और पता नहीं हिम्मत वाला आदमी फिर लड़ रहा है चुनाव। कैसे लड़ रहा है छपरौली से। जो भाजपा में भर्ती हो जाता है उनकी सारा सिस्टम खराब ही हो जाता है, वो किसी लायक नहीं बचते। फिर जो है सारे पुर्जे निकल के ही वापस आते हैं बाहर। लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का। एक तरह से हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन आज देश के सभी बड़े नेताओं को आपकी पार्टी की फिक्र है, और सब मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है वो हमने गठबंधन करके, और सब लोग मानते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी के नौजवानों और किसानों ने लोहा नहीं लिया होता तो 13 महीने जो चला आंदोलन, शायद आज भी सड़क पे बैठे ही होते लोग। ये तो आपने निकल निकल के ताकत दी, और वो चौधरी अजीत सिंह जी की अंतिम इच्छा थी, उनकी अंतिम क्रिया थी, और उन्होंने बहुत ताकत दी, और उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया था। मैं बताना चाहता हूं, हाथरस में जो प्रकरण हुआ था, क्योंकि जब किसी भी परिवार के साथ ऐसी बीतती है उसका तमाशा नहीं बनना चाहिए। और यह सोचकर जब पहले मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हो गया है, पहले मैंने सोचा नहीं नहीं उसमें वहां जाना नहीं चाहिए। जब चीज ठंडी हो जाएंगी उनसे, इस परिवार से संपर्क करेंगे और न्याय दिलाएंगे। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी आए मेरे पास और उन्होंने कहा यह कोई सामान्य अपराध नहीं, सबसे जघन्य अपराध हुआ है, और आज भी ज्यादती हो रही है उस परिवार के साथ, क्योंकि पूरी सरकार उस परिवार को के खिलाफ खड़ी है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम उसके साथ खड़े हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे वहां भेजा था हाथरस, अगर उनकी प्रेरणा ना होती तो शायद ये जो माहौल हम बना पाए हैं, जो सहानुभूति, जो भावनात्मक जुड़ाव आज दिख रहा है, ये जो भावनाएं एक दूसरे की एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, ये जो हमारी हरी टोपी पे लिखा है भाईचारा जिंदाबाद, देश में कोई पार्टी नहीं जो इस नारे को ले रही है। सब डर रहे हैं इस बात को कहने से। सब कह रहे हैं भाईचारा की जिक्र ना करो। भाईचारा कहते ही पता नहीं कौन सी नफरत पैदा हो जाएगी। भाईचारा कहने से नफरत पैदा होगी भला? हम तो कहेंगे बार बार, गंगा जमुनी तहजीब यही है हमारी, यही हमारी आदत, यही हमारे संस्कार।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जमीनी बात है। अगर भाईचारा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं, घर का, परिवार का उदाहरण ले लो। दो भाई हैं, अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे तो लड़की वाले जो है पता तो करेंगे भाई घर में क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, अपनी बेटी दोगे ऐसे घर में? जान दोगे? शादी करोगे? नहीं करोगे। ये कुंवारे रह जाएंगे सारे, और नौकरी भी नहीं मिलेगी, चूंकि यहां को उद्योग नहीं लगे। झगड़े की बात करते रहो, दंगे की बात करते रहो, उत्तर प्रदेश को बदनाम कर लो। जब योगी आते हैं पश्चिम में, कैराना कैराना, पलायन पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा दंगा, और कुछ नहीं बोलते। रट लगा रखी है। यहां कौन कारखाना लगाएगा फिर? क्यों लगाएगा? ये हमारी फिजा नहीं, ये हमारा इतिहास नहीं, हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा तो ये रही है कि एक दूसरे को मरने मिटने के लिए हम लोग खड़े हैं, भाई हैं हम। वही समीकरण चौधरी छोटू राम जी का था, यूनियनिस्ट मिशन उसका इतिहास था, स्वतंत्रता संग्राम का अपना वही इतिहास था, और चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक समीकरण का भी वही एक मूल कारण था कि हम भाईचारा बना के रखते थे। अब हम भाईचारा जिंदाबाद बोलते हैं, उन्हें साफ सूंघ जाता है सामने वालों। गांव में नहीं घुस सकते अगर लड़के खड़े होकर कह दें भाईचारा जिंदाबाद, उन्हें समझ नहीं आता क्या बोले। तो इसलिए हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है, ये तो कभी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है, और 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं सदी में उन्होंने दुनिया के देशों के और कल्चर्स के इतिहास को स्टडी किया है, और उन्होंने ये पाया कि अगर समाज में लिंग भेद कम होता है, जैसे जैसे महिलाओं को ज्यादा मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, और सेकुलर जो वैल्यू है, जो भाईचारा का जो सिद्धांत है, जैसे जैसे समाज में उसकी स्वीकार्यता बनती है, वैसे वैसे विकास होता है। और एक अनुमान उस रिपोर्ट में था भारत के बारे में कि अगर जैसे पश्चिमी यूरोप में जो परंपराएं हैं सेकुलरिज्म की, अगर हम लोग भी उसी तरह चलें और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, बराबरी हो, तो 30 साल के अंदर प्रति व्यक्ति जीडीपी तो जानते हो, घरेलू उत्पाद, जो घरेलू उत्पाद है हर प्रति व्यक्ति के रूप में 3.5 लाख रुपए ज्यादा बढ़ जाएगी 30 साल के अंदर भारत की। ये मतलब ये तो बड़ी व्यवहारिक बात लगती है। भाईचारा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार बढ़ेंगे, बाहर के लोग पूंजी लेके आएंगे, निवेश होगा, कारखाने लगेंगे, तरक्की होगी, एक दूसरे की हम मदद किया करेंगे। और आज सूबे के मुख्यमंत्री एक तरह से परिवार का मुखिया आपने उनको बना रखा है, क्योंकि बड़े फैसले हम और आप नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं। और जब जब वो आते हैं, वो गुंडे की भाषा बोलते हैं, मवाली की भाषा बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं। गर्मी गर्मी गर्मी, क्या है गर्मी? हमारी गर्मी निकाल दोगे क्या? मुझे तो और गर्म कर दिया उन्होंने, मैं वाकई बता रहा हूं, मुझे तो और गर्म कर दिया, मुझे तो हो गया बुखार। देखो पसीना आ रहा है। अगर ये क्षेत्र गर्म नहीं होता, हमारा देश आजाद नहीं होता। अगर हमारे लोग गर्म नहीं होते, आज किसान का कोई अस्तित्व बचे नहीं था। हमें मत ठंडा करो आप, देश का नाश हो जाएगा, हमें तो गर्म रहने दो। मैं जहां हम लोग खड़े हैं, पतला गांव, और ये संस्था, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जमीन दी है। इतनी जमीन किसी गांव में बच नहीं रही, कहीं जमीन बच नहीं रही। कुछ सोच के पूर्वजों ने यह काम किया समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जानता हूं कि इस संस्था को जो सरकार को करना चाहिए, जो मदद होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। यहां डिग्री कॉलेज है और ये पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं, ये तो छोटी बात है, ये फिर भी छोटी बात है। मैं तो कहूंगा आप कुछ सोच लो, कुछ सोच के बैठो पतला के लिए, इस संस्था के लिए। और जो आप मौका दोगे और लखनऊ में आपकी सरकार बनेगी, तो 2005 में
मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और चौधरी अजीत सिंह जी थे, दोनों यहां आए थे एक मंच पे, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, उनको लेके आएंगे, जो आपने सोचा होगा वही होगा। वो 1 करोड़ तब था, अब ज्यादा देंगे, क्यों कह रहे हैं इस बात को? जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा देंगे, मैं तो ये कह रहा हूं। अब मुझ पे कुछ बंदिश है, मैं अभी ज्यादा इससे कुछ कह नहीं सकता, चुनाव आयोग के नियम होते हैं। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब चूंकि प्रचार खत्म होने वाला है, हाँ वैसे एक बात कहूं, इस क्षेत्र से कुछ विशेष ही उम्मीद है हमें, चूंकि और किसी क्षेत्र में 3 कार्यक्रम नहीं हुए। यहां पहले कार्यक्रम रोड शो का हुआ, मैं और अखिलेश जी आए थे, आज मैं हूं, और चारू तो कहीं गई नहीं, कहीं नहीं गई। वो पता नहीं कहां से इच्छा उसकी आई कि मैं नहीं यहाँ आऊंगी मोदी नगर में, तो पहला और आखिरी कार्यक्रम उसका आ रहा है, कल आएंगे वो। तो 3 कार्यक्रम हैं, और क्षेत्र में तो मैं 1 बार गया हूं, तो 3 गुना जिनको जिता के भेजोगे स्वदेश को, नहीं हो जाए मुकाबला। और गर्म हो, गर्म ही रहना है। इतनी गर्मी कर दो, इतनी गर्मी कर दो कि बाबा जी पहाड़ में भाग जाएं ठंड लेने को। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए साहब, मैं चलो अब अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे तेजपाल सिंह जी, सभी का धन्यवाद करें। मोदी नगर की जनता ने जिसको बनाया है।